गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा 16 महाजनपदों के शासन प्रणाली के बारे में, जिसमें राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक, फिर मगध महाजनपद का उदय। आज हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद की विशेषताएं एवं उत्थान के कारण। उत्थान का कारण अर्थात कि ऐसी क्या क्या चीज़ें रहीं मगध के साथ हुई, या मगध के पास ऐसी क्या क्या चीज़ें थीं जिसके कारण वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद बना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति। वो उसकी भौगोलिक स्थिति सबसे एक मजबूत कारण मानी जा सकती है, क्योंकि उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत इसको चारों तरफ से, यानी कि इसकी सीमा को सुरक्षित करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो गंगा नदी एक तरफ है, पूर्व के पूर्वी कोने में गंगा नदी है, पश्चिमी कोने में चंपा नदी है, उत्तर कोने में सोन नदी है, दक्षिण में विंध्याचल। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये चारों तरफ से, तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ और चौथे तरफ से पर्वत से घिरा हुआ, जो कि एक सुरक्षित जगह दिखाई देती थी। दूसरा, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह। राजगृह यानी कि राजाओं का घर। राजगृह का अगर मतलब देखें तो राजाओं का घर माना जाता है, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। 5 पहाड़ों के श्रृंखला से घिरा हुआ राजगीर अभेद्य था। राजगीर को अगर आज भी देखें तो कई पहाड़ वहाँ, मतलब एक तरह से वो बिहार का शिमला कहा जा सकता है। अगर उसका रमणीय वातावरण को देखें, 5 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है, तो वो बिहार का शिमला कहा जा सकता है। तो वो उस समय उसका जो सामरिक वातावरण था वो इस तरह का था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से सभी ओर के लिए सुगम संचार के साधन उपलब्ध थे। एक राजधानी के लिए और क्या चाहिए? पूर्व राजधानी राजगृह हो, या नवीनतम राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, वो 3 नदियों के संगम पर है, और वहाँ से संचार के साधन, आने जाने के सुगम साधन, जो यातायात के साधन सबसे तो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा मगध जनपद के उदय होने में। तीसरा, बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद जैसे महाप्रतापी राजाओं ने मगध महाजनपद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्राप्त किया। सबसे पहले मगध महाजनपद के संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार और उनके ही पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, यानी जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ, अजातशत्रु। और उसके बाद में महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। इन्होंने इन लोगों जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजनपद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद बना। चौथा है, राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध वर्तमान में आधुनिक झारखंड में कोयले के भंडार भी मिले हैं। यानी अगर उस समय तो झारखंड भी आज का वर्तमान झारखंड भी उस समय मगध राज्य के अंतर्गत आता था, मगध जनपद के अंतर्गत आता था। तो राजगीर के पास में लोहे के प्रचुर भंडार मिले, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाने में बहुत आसानी हुई। और उसके बाद में कोयले के भी भंडार मिल गए, जिससे आग जलाने और बाकी चीज़ों में सुविधा उत्पन्न हुई। फिर आता है, मध्य गंगा के मैदान के भाग में स्थित होने के कारण मगध राज्य की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मध्य गंगा के मैदानी भाग में मगध का जो क्षेत्र था, जो गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र था, वो मध्य गंगा के आसपास में आता है, और उससे मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसलिए खेती करने में बहुत सुविधा होती थी, और उपजाऊ भूमि के कारण फसलें भी बहुत अच्छी होती थी। पर्याप्त वर्षा होती थी, इससे उत्पादन बढ़ा एवं परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुआ। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई, धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। पुरातन काल में या वर्तमान काल में भारत के लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है, जो पहले भी खेती पर ही निर्भर थी, आज भी खेती पर निर्भर है। तो अगर आपकी खेती बढ़िया होती है, खेती अगर अच्छी तरह से होती है, तो निश्चित रूप से, और खेती का उत्पादन, अगर अनाजों का उत्पादन अच्छे तरीके से होता है और उसका व्यापार आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं,
तो निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि होगी। ये मगध महाजनपद के उन्नति का एक कारण रहा कि वहाँ खेती के लायक बहुत उपजाऊ भूमि भी मिली और उपजाऊ भूमि के साथ में उत्पादन भी बढ़ा अनाजों का और उसका व्यापार भी उन्होंने किया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। और आज के समय में या उस समय में भी जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वो निश्चित रूप से ताकतवर माना जाता था। उसके बाद आता है मगध वैसा प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। यानी कि उस समय जो 16 महाजनपद बने उसमें हाथियों की सेना किसी और जनपद के पास में नहीं थी, किसी और राज्य के पास नहीं थी, एकमात्र मगध के पास थी जिसमें शक्तिशाली हाथियों की सेना थी। इसके दो लाभ हुए, एक तो हाथी दलदली भूमि में घोड़ों से अधिक उपयोगी होते थे, युद्ध की परिस्थिति में दलदली भूमि अगर है तो घोड़ों से ज़्यादा उपयोगी होते थे। दूसरी, सुदृढ़ दुर्गों को तोड़ने में हाथी सेना उपयोगी साबित होती। कई दुर्गों को तोड़ने में हाथी का उपयोग किया जाता था और वो बहुत उपयोगी साबित होते थे। इससे मगध राज्य सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनकर उभरा। हाथी सेना के अलावा उसके पास उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार एवं रथ भी थे। इससे मगध साम्राज्य को विस्तार करने में सहायता मिली। यानी कि अब चूंकि लोहे के भंडार उसके पास थे ही तो अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी बनाने में, और उसके बाद तो बड़ी संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार और रथ भी थे जो कि मगध साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत सहायक सिद्ध हुए, मगध साम्राज्य को मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए। इसके बाद आता है मगध में अनार्थों की बहुलता थी। ये रूढ़िवादी एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से सहमत नहीं थे। इस तरह समाज प्रकृतिवादी था। इससे भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आए। ये लोग ब्राह्मणवादी सिद्धांत को नहीं मानते थे, रूढ़िवादी सिद्धांत को नहीं, जो परंपराएं थी या जो परंपराएं उस समय चल रही थी उन लोगों को नहीं मानते थे। तो ऐसे लोग तर्कशील थे, तर्क को ज़्यादा मत देते थे, विचार देते थे, तर्क को ज़्यादा महत्व देते थे। तो ऐसे लोगों के कारण समाज भी प्रगतिवादी हो गया, यानी प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। तो ये सब चीज़ें मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो मगध एक महाशक्तिशाली जनपद जो बना, महाजनपद जो बना, उसका ये सब कारण महत्व रखते हैं कि किस तरह वो महाजनपद बना। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मगध के इतिहास के लिए और भारत के इतिहास के लिए ये सबसे बड़ा, अगर बोला जाए तो गेम चेंजर या टर्निंग पॉइंट माना जाता है मौर्य साम्राज्य। अब तक मगध में सबने, ठीक है, मगध को बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, लेकिन भारत के स्तर पर या विश्व के पटल पर मगध साम्राज्य का बहुत अस्तित्व नहीं आया था। विश्व के मानचित्र पर मगध साम्राज्य का अस्तित्व नहीं आया था जो मौर्य साम्राज्य ने लाकर दिया। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे उसकी स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग अगर जानें तो मौर्य जो थे वो उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिन्होंने नंदवंश के साथ में नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसके कारण मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।